हेलो स्टूडेंट्स, नवभारत ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियाँ। विभिन्न भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं, तो उनमें से उन वैज्ञानिकों के बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं जो प्राचीन थे और जिन्होंने विज्ञान के दो पक्ष यहाँ पे लिखे दिखाई दे रहे होंगे आपको। विज्ञान के जो दो पक्ष होते हैं जिनको हम बोलते हैं आधारभूत विज्ञान और अनुप्रयोगात्मक विज्ञान, इनके बारे में जो विस्तार पूर्वक हमें अपनी सेवाएं देने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की। ये 18वां अपना चैप्टर है। इससे पहले जो विज्ञान चैप्टर हमने पढ़ा था पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग अपना चैप्टर रहेगा। यहाँ पे देखिए आधारभूत विज्ञान और अनुप्रयोगात्मक विज्ञान का अर्थ क्या है। आधारभूत विज्ञान जो होती है वो वैज्ञानिक मानसिकता, समझ, जानकारी, इनका विकास करने वाली विज्ञान है, और अनुप्रयोगात्मक विज्ञान अर्थव्यवस्था से संबंधित विज्ञान है। तो दोनों आपस में रिलेटेड किससे है। वैज्ञानिक मानसिकता, समझ, जानकारी, इनका विकास अगर होगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यानी आधारभूत विज्ञान से अनुप्रयोगात्मक विज्ञान है। अनुप्रयोगात्मक विज्ञान का विकास कैसे संभव होगा? आधारभूत विज्ञान से। इसलिए आधारभूत विज्ञान को समृद्ध बनाना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर ये आधारभूत विज्ञान विकसित होगी, समृद्ध होगी, तो तकनीकी का इससे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, तकनीकी का इससे विकास होगा। और तकनीकी का विकास होने से अनुप्रयोगात्मक विकास जो है, अनुप्रयोगात्मक विज्ञान वो आगे बढ़ता है। तो इस तरह से दोनों जो विज्ञान के पक्ष हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। और यहाँ पे देखिए विज्ञान के दोनों पक्षों को समृद्ध बनाने में भारतीय वैज्ञानिकों का क्या योगदान रहा है। आधारभूत विज्ञान और अनुप्रयोगात्मक विज्ञान दोनों पक्षों को समृद्ध बनाने में हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनका क्या योगदान रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के बारे में यहाँ पे देखना होगा। बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट हुए, लेकिन सब के बारे में यहाँ नहीं पढ़ेंगे। केवल कुछ जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं अपने प्राचीन, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इनके जीवन परिचय के बारे में आपको बताएंगे और इनकी उपलब्धियों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो नाम इस कड़ी में आता है वो है सुश्रुत। सुश्रुत कौन थे? सुश्रुत प्लास्टिक सर्जरी के जनक भी इनको कहा जाता है। और ये विश्वामित्र ऋषि आपने सुन रखा होगा रामायण में। तो ये विश्वामित्र जो ऋषि थे उनके वंशज थे सुश्रुत। और इन्होंने जो अपनी शिक्षा है, चिकित्सा का जो ज्ञान है वो कहाँ से अर्जित किया था? धन्वंतरि के आश्रम से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पाई थी। शल्य चिकित्सा में प्रयुक्त यंत्रों का ज्ञान इन्होंने प्रदान किया था। शल्य चिकित्सा में काम में आने वाले यंत्र और 101 यंत्रों के बारे में इन्होंने बताया था। और ये यंत्र आज के प्रसंग में, आज के संदर्भ में भी बड़ा महत्व रखते हैं। 26 शताब्दी पूर्व नाक, कान और होठों की प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण भी ग्रंथों में मिलते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का इनको जनक कहा जाता है। तो प्लास्टिक सर्जरी का जनक कैसे कहा जाता है, इनको क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि 26 शताब्दी पूर्व नाक, कान और होठों की प्लास्टिक सर्जरी इन्होंने की थी। इस चीज़ की सूचना हमें प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त होती है। और ये कार्य जो इन्होंने किया था वो 26 शताब्दी पूर्व किया था, यानी ईसा से भी 6 शताब्दी पूर्व। संदेश यंत्र, इन्होंने जो 101 यंत्र दिए थे उन्हीं में से एक यंत्र था जिसका नाम था संदेश यंत्र। और संदेश यंत्र आधुनिक जो सर्जन होते हैं, अपने सर्जरी करने वाले डॉक्टर, आधुनिक सर्जन के स्प्रिंग फोर्सेप्स, ये एक वर्तमान में काम में आने वाला एक औजार है डॉक्टर्स के लिए। तो ये है वर्तमान औजार। और संदेश यंत्र था सुश्रुत के द्वारा प्रस्तावित औजार के लीजिए काम में या उपयोग में लिया गया, बनाया गया औजार। तो ये और ये दोनों इक्वल थे। क्या थे? ये दोनों इक्वल, और इसके ये समान था। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो था सुश्रुत संहिता। क्या नाम था उस ग्रंथ का? सुश्रुत संहिता। और ये सुश्रुत संहिता जो बुक है या ग्रंथ है वो अन्य भाषाओं में भी अनुवादित है। इनका दूसरी कई लैंग्वेजेस में भी इनका अनुवाद हुआ था। और आपूर्ति दोष, यहाँ पे एक शब्द आया है जिसका अर्थ क्या है पहले ये जान लीजिए। डॉक्टर्स जो उपकरण काम में लेते हैं ऑपरेशन वगैरह में, तो वो उपकरण जो होते हैं वो
कीटाणु युक्त होते हैं, रोगाणु युक्त होते हैं, अगर उनको हम बिना धोए बिना साफ़ किए यूज़ में लेंगे तो इससे इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। तो जोसेफ लिस्टर जो हाल ही के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया, आपूर्ति दोष के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि शल्य उपकरणों को आप रोगाणुनाशक कीजिए, ऑपरेशन करने से पूर्व शल्य उपकरण जो भी आपके हैं उनको आप रोगाणु मुक्त कीजिएगा, कीटाणु मुक्त उनको कीजिएगा। ऐसा किसने बताया? जोसेफ लिस्टर ने बताया अभी 1-2 शताब्दी पूर्व। लेकिन ये बात 26 शताब्दी पहले ही किसने बता दी थी? सुश्रुत ने बता दी थी। तो उस समय ये बात बताना बहुत बड़ी बात है। अभी तो बहुत टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है, साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है और इसके आधार पे हम किसी चीज़ को बताते हैं तो वो उतनी उपलब्धि वाली बात नहीं है जितनी कि सुश्रुत के टाइम बिना संसाधनों के ये बात बता देना। और रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए, रक्त क्या होता है, थक्का क्या होता है, ये बात आपको शायद मालूम होगी। रक्त में जो कणिकाएँ होती है वो आपस में चिपक जाती है, एक गांठ के रूप में समूहीकृत हो जाती है। इसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट या रक्त का थक्का। तो ये न जमे, इसको जमने से रोकने के लिए विषहीन जोंकों का इन्होंने इस्तेमाल किया था। ये इनकी अचीवमेंट है, ये इनकी उपलब्धियाँ हैं। तो ये थे सुश्रुत जिनके बारे में आपने जाना। इनको एक शब्द में जो इनको उपाधि दी जाती है वो है प्लास्टिक सर्जरी के ये जनक माने जाते हैं। दूसरे जो आते हैं वो है चरक। चरक जो शब्द है उसका अर्थ पहले जान लेते हैं। चरक शब्द का अर्थ होता है चलना। तो ये पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए पैदल चला करते थे। पैदल जाके ये क्या करते थे? ये एक तो अपनी चिकित्सा किया करते थे, मरीजों का इलाज करने का काम करते थे, और दूसरा ये पढ़ाने का काम भी करते थे। पुराने समय में जो चिकित्सक होते थे वो ऋषि भी होते थे, और पुराने समय में आपको बताते थे जो साइंटिस्ट होते थे वो भी ऋषि होते थे। और वर्तमान में ये कार्य डॉक्टर्स कर रहे हैं, चिकित्सा का काम, और साइंटिस्ट जो है वो वैज्ञानिकता का काम या विज्ञान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्राचीन समय में ये ऋषि ही ये कार्य चिकित्सा का और विज्ञान को विकसित करने का कार्य करते थे। तो चरक शब्द का अर्थ हो गया है चलना। और ये क्यों चलते थे? इलाज और पढ़ाने के लिए। पीड़ित जो लोग थे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज करने के लिए वो जाते थे पैदल, और दूसरा बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए पैदल चला करते थे। इसलिए इनका नाम जो है वो चरक पड़ गया। और ये आयुर्वेदाचार्य थे। क्या थे? आयुर्वेदाचार्य। आपको पता होगी कि चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियाँ होती है, एलोपैथिक होती है, आयुर्वेदिक होती है, होम्योपैथिक पद्धति होती है, यूनानी चिकित्सा पद्धति होती है। इसमें जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है वो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। आपको शायद याद होगा रामायण में जो सुखेन वेद थे उनको हनुमान जी उठा के लेके आए थे लंका से, और उसके बाद में उनको पूछा था मूर्छित लक्ष्मण का इलाज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर इंसानियत के नाते, हालांकि वो रावण पक्ष से थे, बावजूद इसके चिकित्सा की दृष्टि से देखा जाए तो कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है, उस हिसाब से उन्होंने इलाज बताया कि आप संजीवनी बूटी लेके आइए, उससे इलाज हो सकता है। तो संजीवनी बूटी एक्चुअल में क्या थी? वो थी एक आयुर्वेदिक औषधि थी। तो आयुर्वेद में कितना पावर होता है ये आप उस उदाहरण से जान सकते हैं। यहाँ पे बताया आपको कि आयुर्वेदाचार्य थे, वो आयुर्वेद के जानकार थे। ये पहले चिकित्सक थे जिन्होंने रोग का कारण बताया था वात, पित्त और कफ। 3 इन्होंने कारण बताए थे, रोग के 3 ही कारण इन्होंने बताए थे, वात, पित्त और कफ। कि शरीर में जो भी बीमारियां होती है वो 3 वजह से होती है। एक होता है वात, एक होता है पित्त और एक होता है कफ। तो वात का मतलब होता है गैस। हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में गैस भर जाती है तो उसको हम बोलते हैं वात विकार या वायु विकार उसको कहते हैं। पित्त का मतलब होता है एसिड। हमारे शरीर में थोड़ी मात्रा में एसिड स्रावित होना आवश्यक होता है, परंतु अधिक मात्रा में एसिड स्रावित होता है तो उसके बहुत से दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर हो जाती है, एसिड बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पित्त असंतुलन, बाइल इम्बैलेंस। इसके बाद में आता है कफ। तो कफ जो होता है वो हमारे फेफड़ों से रिलेटेड होता है। फेफड़ों में बलगम जमा हो जाता है जिसकी वजह से फेफड़ों की कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। तो इस तरह इन तीनों के इम्बैलेंस से बीमारियां पैदा होती है। ऐसा कौन मानते हैं? आयुर्वेद में मानते हैं।
चरक की हम बात कर रहे थे, तो चरक जो थे उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि इन तीनों के असंतुलन से ही बीमारियां होती, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जो मूल रीज़न होता है वो यही होता है कि इन तीनों में से किसी एक का या फिर दो का या फिर तीनों का इम्बैलेंस हो गया है। और अगर इनका हमने बैलेंस कर दिया तो फिर शरीर में सभी प्रकार की बीमारियां जो है वो मिट जाती है। ऐसा मानना किसका था? चरक का। और चरक संहिता में इन्होंने जो बातें बताई है उनको आज भी आयुर्वेद पद्धति के जो लोग होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, आयुर्वेद आचार्य होते हैं, वो उनको अमल में लाते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे हम बता रहे थे आपको कि जो चरक थे उन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा भी दी थी पहले। पाचन, उपापचय और शरीर प्रतिरक्षा, यहाँ पे दो शब्द हैं, इनके अर्थ क्या होते हैं? पाचन, उपापचय यानी शरीर में भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर में क्या होता रहता है? दो तरह की रिएक्शंस होती रहती है। एक होती है हमारे शरीर में उपचय क्रिया और एक हमारे शरीर में होती है अपचय क्रिया। उपचय का मतलब होता है कि छोटे छोटे कण या अणु जुड़कर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, और अपचय शब्द का अर्थ होता है छोटे जो कण होते हैं वो आपस में जुड़कर बड़े। उपचय में क्या होता है? छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर बड़े कण बनाते हैं और इसमें बड़े कण टूटकर छोटे कणों में बदल जाते हैं, और इस तरह से ये रिएक्शंस चलती रहती है। इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, या इसको हम बोलते हैं उपापचय। और ये उपापचय जब से ढंग से चलता रहेगा तब तक हमारे शरीर में सारी रिएक्शंस ढंग से होती रहेगी, हमारे शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बुढ़ापा नहीं आएगा और रोगों से लड़ने की क्षमता भी ज़्यादा रहेगी। तो उपापचय के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो बताया था चरक ने, और पाचन उपापचय के बारे में इन्होंने बताया, और शरीर प्रतिरक्षा के बारे में बताया। हमारा शरीर जो होता है विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से लड़ता रहता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन रोगाणुओं से हमारा शरीर लड़ता नहीं है, इनको मार के नष्ट करता रहता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो इम्यून पावर जिसको हम बोलते हैं, आजकल इम्यूनिटी का बहुत बोलबाला है। जिसकी इम्यून पावर ज़्यादा होती है उसको विभिन्न प्रकार के वायरस जकड़ते नहीं। और अभी हाल ही में बहुत खतरनाक वायरस चल रहा है जो जानलेवा है, जिसका नाम है कोरोना वायरस, कोविड-19। ये जो कोविड-19 है वो किन लोगों को अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता? जिसकी इम्यूनिटी अधिक होती है, जिनकी रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छी होती है। तो प्रतिरक्षा प्रणाली की जो अवधारणा है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली क्या चीज़ होती है, इसके बारे में सबसे पहले जिस महाशय ने बताया था उसी का नाम है चरक। और इनके अनुसार शरीर में रोग के 3 ही कारण हैं जो अभी हमने यहाँ पे आपको बताए थे, वात, पित्त और कफ का इम्बैलेंस। इसके अलावा इन्होंने हृदय जो है उसको मुख्य नियंत्रण केंद्र बताया था। शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र इन्होंने किसको बताया था? हृदय को बताया था। और आनुवंशिकी के मूल सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किए थे। आनुवंशिकी क्या चीज़ होती है? आनुवंशिकी होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं वो चले जाते हैं, माता पिता के लक्षण संतान में चले जाते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं आनुवंशिकता। और आनुवंशिकी के मूल सिद्धांतों के बारे में इन्होंने आज से 2000 वर्ष पहले बता दिया था। तो माता संतान जो पैदा होती है उसमें जो अंधापन और लंगड़ापन होता है तो वो किस वजह से होता है, इसका रीज़न क्या है, ये चीज़ इन्होंने सबसे पहले बताई थी। यानी आनुवंशिकता के बारे में इन्होंने बता दिया था। लेकिन आनुवंशिकता के बारे में जो विस्तृत जानकारी, विस्तृत हमें ज्ञान मिलता है वो मिलता है ग्रेगर जोन मेंडल के द्वारा। 1865 में ग्रेगर जोन मेंडल ने अपना जो रिसर्च है वो छपने के लिए दिया था, ब्रून हिस्ट्री ऑफ नेचुरल सोसाइटी के समक्ष, और 1866 में इनको छापा गया था। यह आपने मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो इससे भी बहुत पहले आनुवंशिकता के बारे में जो बातें बताई थी वो चरक महाशय ने बताई थी। और शिशु लिंग का निर्धारण का कारण, होने वाली संतान जो है वो नर शिशु होगा कि मादा शिशु होगी, इसके बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया था। अपने चरक संहिता जो इन्होंने लिखा था ग्रंथ, उनमें इसका जिक्र मिलता है। और आनुवंशिकी दोषों का कारण भी इनको पता था। आनुवंशिकी जो दोष पैदा होते हैं माता पिता से संतति में जो लक्षण आ जाते हैं अचानक परमानेंटली, जो बीमारियां चलती हैं तो वो किस वजह से चलती है, जिनों की वजह से चलती है, ये बात इन्होंने इनका जिक्र इसमें किया था। और उन्होंने जो मुख्य बात बताई थी वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे लाइन लिखी हुई देखिए आप, रोगियों से किसी भी दशा में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। किसको? चिकित्सक को। ये बात चरक ने बताई थी। और सदैव ज्ञान की खोज में तत्पर रहना चाहिए। ये बड़ी छोटी लाइन है, बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन होती है। किसी भी व्यवसाय से यदि आप जुड़े हुए हैं और आप अगर ये समझ बैठे कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ और मैंने इतनी बड़ी पोस्ट पाई है,
और मैंने ये इतना सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है तब जाके मुझे ये पोस्ट मिली है, उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाता है। आप कितने ही बड़े विद्वान भले ही क्यों ना हो लेकिन ज्ञान एक समुद्र है और आपके पास जो है वो एकमात्र बूंद है। इसीलिए ज्ञान की खोज में हमें सदैव लगे रहना चाहिए। जिसका जो फील्ड है उसको अपने फील्ड में सर्वोत्कृष्ट देने के लिए लगातार ज्ञान की खोज में तत्पर रहना चाहिए। ये बात चरक ने बताई थी।